सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर यानी कि वीसीबी के बारे में। ओके, तो अगर आप इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, इस टॉपिक के बारे में, तो आप हमारी वेबसाइट www.learntriple.com पर भी विजिट कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल पर टाइप कीजिए www.learntriple.com एंड आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो दरअसल इस टॉपिक का जो मेरे पास रिक्वेस्ट आया था वो यूट्यूब पे ही आया था और मेरे को कमेंट करके पूछा गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में भी बता देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो में देखिए डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, देन व्हाट इज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वर्किंग एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कंस्ट्रक्शन, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एडवांटेजेस। इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें, क्योंकि जो सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं हमारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में स्विचिंग जो है, स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये मान के चलिए पूरी की पूरी इंजीनियरिंग जो है वो स्विचिंग के बेसिस पे ही है कि हम स्विचिंग के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन से सर्किट ब्रेकर्स यूज कर रहे हैं और उनका वर्किंग क्या है, कौन से सर्किट ब्रेकर को कहाँ पे यूज करना है, यही मेन चीज़ है और यही समझने वाली बातें होती है। इनका वर्किंग किस तरीके से होता है, कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये बस यही चीज़ें हमें समझनी होती है। ठीक है, तो चलिए अगर हम डिस्कस करें सर्किट ब्रेकर्स की, तो सर्किट ब्रेकर अगर हम एक छोटा सर्किट ब्रेकर को ले लें, तो जो हमारे घरों में जो एमसीवी लगे होते हैं, एमसीवी की बात करें हम, चाहे हम आरसीसीवी की बात करें या एमपीसीवी की बात करें, देखिए एमसीवी जो है वो हमारे घरों में लगी है, आपको पता ही होगा। आरसीसीवी शायद आपके घरों में ना लगी हो। ये एक रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर होता है, यानी कि इसको हम ईएलसीबी भी बोलते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये हमारे मतलब कि जो लीकेज करंट होता है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे ह्यूमन बॉडी को। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है ताकि हमें शॉक वगैरह न लग जाए किसी भी मेटल की बॉडी से। ओके, तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं। ये हमारी एमपीसीवी है। एमपीसीवी मीन्स ये मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होते हैं हमारे। इनसे हम क्या काम करते हैं, अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटरें जो होती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये नॉर्मली इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि हम अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, प्रोटेक्ट तो हम एमसीवी से भी कर सकते हैं, 3 पोल की एमसीवी से कर सकते हैं, देन कॉन्डक्टर ओवरलोड रिले से भी कर सकते हैं हम। कॉन्डक्टर एंड क्या कहते हैं, ओवरलोड रिले अगर हम लगा देंगे तो ये वो डीओएल स्टार्टर बन जाएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बन जाएगा, हम उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एमपीसीवी जो होता है इसका इसको इंस्टॉलेशन इसका मतलब काफ़ी इजी होता है, इसका कनेक्शन काफ़ी इजी होते हैं, तो इसलिए और ये काफ़ी ट्रस्टेड भी होते हैं और इनका जो ट्रिपिंग टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम में ट्रिप हो जाते हैं। और मतलब कि अगर कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट है, ओवरलोड रिले जो होगी वो जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है उसके जो ट्रिपिंग एक जो वहाँ पे पत्ती टाइप की लगी होती है, वो जब तक हीट नहीं होगी, जब तक एक जो उसका ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है वहाँ तक जब तक टेम्परेचर जाएगा नहीं उसका, तब तक वो क्या होगी, जब तक वो मेल्ट नहीं होगी तब तक वो मुड़ेगी नहीं। तो जब वो मुड़ेगी तभी वो सर्किट ब्रेकर जो रिले है वो ट्रिप करेगी। लेकिन एमपीसीवी के केस में ऐसा नहीं होता है। एमपीसीवी जो है इसका जो टाइमिंग जो है वो काफ़ी सुटेबल होती है और काफ़ी बढ़िया टाइमिंग होती है इसकी, और ये काफ़ी ट्रस्टेड भी होते हैं। ठीक है, एमपीसीवी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का अगर आप इंटरफेस देखेंगे तो ये इस तरह कुछ दिखता है। उसके बाद ये है हमारी एमसीसीवी। ठीक है, ये एमसीवी है एंड ये एमसीसीवी है। इसके काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं और ये 1000 एम्पियर तक के अवेलेबल होते हैं मार्केट में, यानी कि ये आपको 100 एम्पियर या 50 एम्पियर से लेकर के 1000 एम्पियर तक के मिल जाएंगे, यानी कि 1000 एम्पियर तक के लोड पे ये नॉर्मली काम कर सकते हैं। ठीक है, तक के मिल जाएंगे ये आपको। एंड ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है।
ये हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर है एंड ये हमारा RCCB है। तो ये सारे के सारे सर्किट ब्रेकर हैं और जितने भी सर्किट ब्रेकर होते हैं हमारे, वो सभी स्विच गियर्स होते हैं एंड वो सभी प्रोटेक्टिव डिवाइस होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सर्किट ब्रेकर्स क्या होते हैं। तो सर्किट ब्रेकर्स के नाम पूछ लेंगे आपसे वो, या फिर पूछ लेंगे स्विच गियर्स क्या होते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोटेक्टिव डिवाइस कौन कौन से होते हैं। वैसे प्रोटेक्टिव डिवाइस और भी काफ़ी होते हैं, स्विच गियर्स भी और भी काफ़ी होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मैंने जितने भी आपको सर्किट ब्रेकर दिखा रखे, ये सारे के सारे सर्किट ब्रेकर हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइस भी हैं एंड स्विच गियर्स भी हैं। अब हम अगर बात करें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की, तो देखिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो सर्किट ब्रेकर जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी बाकी सर्किट ब्रेकर्स की तरह हमारा एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। इसको हम किसी भी जो हमारा लोड है, अब यह हमारा जो कोई मशीन है, उस मशीन के इनपुट या आउटपुट दोनों जगह हम इसको लगा सकते हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों जगह लगाने का मेन रीज़न ये होता है कि अगर हमें, वैसे इनपुट आउटपुट में हम सबसे पहले तो आइसोलेटर लगा लेते हैं, ताकि कभी भी अगर कोई हमें उस मशीन में कोई मेंटेनेंस करना है, या फिर अगर वो कोई उसमें ब्रेकडाउन आ जाता है, तो हम उसको सप्लाई से अलग कर सकें और उस पर उसका मेंटेनेंस कर सकें। लेकिन हम किसी भी जो हमारी मशीन है, जैसे कि हमारा कोई ट्रांसफार्मर है, या फिर हम किसी रिएक्टर को सप्लाई दे रहे हैं, या फिर हम किसी कैपेसिटर बैंक को सप्लाई दे रहे हैं, तो उस केस में हम क्या काम करते हैं, उस केस में हम लोड से पहले जो हमारा मशीन है या फिर रिएक्टर है या फिर हमारा कैपेसिटर बैंक है, उससे पहले हम VCV को लगा लेते हैं या फिर किसी भी सर्किट ब्रेकर को लगाते हैं, और उसके बाद हम उस मशीन को यूज़ करते हैं। यानी कि उस मशीन को जो हम सप्लाई देंगे वो हम इस सर्किट ब्रेकर से देंगे, ताकि क्या होता है कि जब भी अगर इन केस उस सर्किट ब्रेकर में कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर कोई छोटा सा फॉल्ट आ जाता है, तो और उस केस में क्या होगा, हमारा सर्किट ब्रेकर क्या काम करेगा, उस मशीन की सप्लाई को काट देगा। उस मशीन की जो छोटा सा फॉल्ट है, अगर उसमें कंटिन्यू, अगर वो फॉल्ट उसमें कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी, तो वो फॉल्ट बड़ा हो सकता है और वो पूरी की पूरी मशीन हमारी डैमेज हो सकती है। तो जो छोटा सा फॉल्ट है, अगर उसी टाइम पे अगर हमारा सर्किट ब्रेकर उस मशीन की सप्लाई को काट देगा, तो हमारा क्या होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, मेंटेनेंस का टाइम कम हो जाएगा, एंड जो ब्रेकडाउन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा हमारा, एंड जो सप्लाई जो जितनी देर के लिए हमें सप्लाई काटनी पड़ेगी, वो लॉस जो होगा वो अलग होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सर्किट ब्रेकर को यूज़ करते हैं। और बाकी जो ये सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं, बाकी जो ये हमारे VCB जो है, इसका जो ट्रिपिंग टाइम जो होता है, ट्रिपिंग टाइम काफ़ी कम होता है इसका, और ताकि जब भी कोई शॉर्ट सर्किट के केस में, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट आता है, तो ये मिनिमम 1 से 2 सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर जाता है। मतलब कि मिनिमम अगर मान लीजिए कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है इसके आउटपुट में, तो शॉर्ट सर्किट होने के 1 से 2 सेकंड के अंदर अंदर ये सप्लाई को लोड से अलग कर देगा। ठीक है, ताकि जो हमारा जो लोड है वो किसी भी तरीके का डैमेज होने से बच जाता है। अब अगर मैं इसके वर्किंग की बात करूं कि किस तरीके से ये वर्क करता है, तो देखिए जो इसका जो ये वाला पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले पार्ट्स, ये इसके ये वाले पार्ट्स क्या होते हैं, ये इसके अंदर से इसके कॉन्टैक्ट मूव होते हैं, इसके कॉन्टैक्ट सप्लाई को एक दूसरे से अलग करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जैसे कि हमारा जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है और जो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर होता है, ऑयल और एयर सर्किट ब्रेकर, मैंने इसका आपको वीडियो बनाया था ऑयल सर्किट ब्रेकर का और एयर सर्किट ब्रेकर का। उन दोनों वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या होता है। इन सर्किट ब्रेकर्स में मान लीजिए ये इनपुट वाला टर्मिनल है और ये नीचे वाले हमारे आउटपुट वाले टर्मिनल हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों को कांटेक्ट को मिलाने के बाद, जब ये दोनों कांटेक्ट आपस में मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तभी क्या होगा, इनपुट या आउटपुट सप्लाई दे पाएगा। तो जो ये कांटेक्ट है, ये दोनों के दोनों कांटेक्ट जब इस पे हाई वोल्टेज को जब ये स्विचिंग करेंगे, तो इनमें से क्या होगा, आर्क जनरेट होगी। आर्क जनरेट होने से क्या होगा, जो ये टर्मिनल जो आपस में जुड़ेंगे और एक दूसरे से अलग होंगे, तो उस केस में इसके कांटेक्ट भी जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इस केस में हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ताकि आर्क कम से कम जनरेट हो सके, और आर्क जनरेट होती भी है तो उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, तो उसके लिए हम एयर सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर में हम एयर का यूज़ करते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम ऑयल का यूज़ करते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो अलग होने वाले कॉन्टैक्ट जो होते हैं, ये ऑयल में डूबे हुए रहते हैं, और ऑयल जो होता है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जो हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, इसमें अलग होने वाले कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो एक, देखिए यहाँ पे एक, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये
ये कवर टाइप का है और इस कवर के अंदर अलग होने वाले कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। इस कवर के अंदर जो है वो अलग होने वाले कॉन्टैक्ट इस कवर के अंदर रखे गए हैं। और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में या फिर किसी भी सर्किट ब्रेकर में आर्क जनरेट कैसे होगी? देखिए, आर्क जनरेट बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकती, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती। अगर आप किसी ऐसी जगह पे आग लगाएं कि जहाँ पे ऑक्सीजन हो ही ना, तो वहाँ पे आप आग लगा ही नहीं सकते, ठीक है। आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी जा कर के आग लग सकती है, तभी जा कर के आर्क जनरेट होगी। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे जो इसके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में अलग होने वाले जो कॉन्टैक्ट होते हैं, उन दोनों कॉन्टैक्ट को एक कंटेनर के अंदर रखते हैं। और जो कंटेनर जो होता है वो बिल्कुल उसके अंदर कहीं भी एयर नहीं होती है, उसमें से एयर बिल्कुल निकाल दी जाती है। और उसके बाद उसके अंदर जो है वो इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो आप एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि स्विचिंग करते हैं, ठीक है, ऑन होते हैं और ऑफ होते हैं। तो ऑन ऑफ होने के केस में जब इसमें कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, जब कोई आर्क ही जनरेट नहीं होगी, अगर होगी भी तो वो बस थोड़ी बहुत देर के लिए होगी और तुरंत ख़त्म भी हो जाएगी अपने आप। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसके जो अलग होने वाले कॉन्टैक्ट हैं इनकी लाइफ बढ़ जाएगी और ये ख़राब होने से बच जाएंगे। एंड आर्क जनरेट ना होने की वजह से क्या होगा कि जो इसका स्विचिंग का जो टाइम है वो स्विचिंग का टाइम भी हमारा मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका जो स्विचिंग है ये करता है। अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूँ तो सबसे ऊपर जो ये टर्मिनल होता है ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होते हैं। एंड ये फिक्स टर्मिनल, ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स टर्मिनल होते हैं हमारे। और यहाँ पे जो ये वाला टर्मिनल है ये बेलो होता है। बेलो मीन्स इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको अभी। उसके बाद ये सैरेमिक इंसुलेटर लगा ऊपर से सैरेमिक इंसुलेटर लगाए हुए रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्किंग चैम्बर है, यानी कि जो ये आर्किंग चैम्बर है इसी के अंदर आर्क जनरेट होती है थोड़ी बहुत देर के लिए। क्योंकि ये आर्किंग चैम्बर इसलिए इसका नाम रखा जाता है क्योंकि जो अलग होने वाले कॉन्टैक्ट हैं वो इसी चैम्बर के अंदर ही अलग होते हैं। ये ऊपर वाला टर्मिनल जो है हमारा, जो कि हम इससे सप्लाई से इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो इंसुलेटर लगा हुआ है, देखिए इंसुलेटर लगा हुआ है। और उसके बाद फिक्स टर्मिनल जो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे इसके ऊपर फिक्स कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे हम सप्लाई को वायर को कनेक्ट करते हैं और ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है ये फिक्स रहता है। देन ये जो नीचे वाला कॉन्टैक्ट है हमारा ये मूवेबल कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है, ये मूव करता है, यही हमारा स्विचिंग करता है। यही हमारा अप होगा तो इससे ये टच हो जाएगा और ये स्विचिंग करेगा। एंड जब ये अलग होगा इससे, तो क्योंकि हाई वोल्टेज है तो अलग होते टाइम क्या होगा, स्पार्किंग होगी। एंड जब स्विचिंग करेगा तब भी स्पार्किंग होगी। तो उस केस में आर्क जनरेट होगी। तो आर्क तो बस कुछ ही सेकंड के लिए जनरेट होगी, यानी कि मिली सेकंड कह सकते हैं आप, मिली सेकंड के अंदर ही जनरेट होगी और ख़त्म भी हो जाएगी। देन यहाँ पे हमारा यहाँ पे बैलो लगा हुआ है। बैलो मीन्स यानी कि जब ये अप एंड डाउन होगा तो यहाँ पे एक बैलो जो होता है इससे कनेक्ट होता है। जो ये वाला इसका यहाँ पे सपोर्टिंग दे रखी है, सपोर्टिंग से बैलो कनेक्ट होगा और बैलो इसको सपोर्टिंग के लिए इसको यहाँ पे लगा के रखते हैं, ताकि बैलो एक तरीके से, अगर आपने कभी कोई चैन वाला गेट देखा हो, चैनल वाला गेट देखा हो, तो जो चैनल वाला गेट होता है वो भी एक तरीके का बैलो होता है। तो सेम इसी तरीके के यहाँ पे बैलो को हम यूज़ करते हैं। अब बैलो यूज़ करने के लिए हम किसी तरीके का कोई इंसुलेटर भी ले सकते हैं या फिर किसी तरीके का हम कोई मेटल भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम मेटल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो ये अलग होने जो ये कॉन्टैक्ट है ये खुद मेटल का होता है। अगर हम इसको मेटल के साथ यूज़ करेंगे तो ये पूरी बॉडी में सप्लाई आ सकती है। तो इसलिए इसको एक इंसुलेटर के साथ ही इस बैलो को बनाया जाता है। सेम यह जो ये वाला कॉन्टैक्ट है हमारा ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। एंड ये नीचे सबसे नीचे आपको मैकेनिकल कपलिंग दिख रही है, ये कपलिंग है जो कि नीचे आपको आउटपुट में सप्लाई देगी। ओके गाइस, तो अगर हमें इस सर्किट ब्रेकर की एडवांटेजेस की बात करूं तो देखिए ये इनका जो कंस्ट्रक्शन जो होता है वो काफ़ी सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि जैसे हमें एयर सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर, इन दोनों सर्किट ब्रेकर में हमें एयर और ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। एयर सर्किट ब्रेकर में हमें सबसे पहले एयर पंप करनी पड़ती है और उसके बाद हम सर्किट को ऑन या ऑफ करते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर है, सॉरी जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसमें हम एयर पंप करते हैं। एंड जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसमें जो अलग होने वाले जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो ऑयल में डूबे हुए रहते हैं। और हमें एक मतलब कि टाइम के बाद, मतलब कि हमें एक जो हम उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो डिसाइड करते हैं, जो हम उसका पीएम डिसाइड करते हैं, उस टाइम इंटरवल के बाद हमें उस ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करनी होती है। तो देन हम
उसके लिए उसका एक मेंटेनेंस बढ़ जाता है, मेंटेनेंस का टाइम बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का एडवांटेज यही है कि इसमें हमें किसी भी तरीके का कोई एयर ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसका जो साइज़ है जो वो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में ये आते हैं। इसका लो मेंटेनेंस है। ठीक है, इसका लो मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी लो होती है। ब्रेकिंग ऑपरेशन इसका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और ये काफ़ी सूटेबल होते हैं बार बार स्विचिंग करने के लिए। इन्हें आप बार बार स्विचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी के सर्किट ब्रेकर होते हैं हमारे, अगर उनको आप बार बार स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं तो बार बार यानी कि हाई वोल्टेज को जब वो बार बार स्विचिंग करेंगे तो उनके कॉन्टैक्ट जो है वो ख़राब होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। और जब अगर आप किसी एयर सर्किट ब्रेकर या ऑयल सर्किट ब्रेकर को जब आप ऑन या ऑफ़ करेंगे तो उस टाइम पे जो उसका नॉइज़ जो होता है, यानी कि जब वो ऑन या ऑफ होगा, जिस टाइम वो स्विचिंग करेगा, तो उस केस में आप देखेंगे कि ऑन ऑफ होते टाइम वो काफ़ी तेज़ आवाज़ करता है। ठीक है, यानी कि काफ़ी नॉइज़ करता है। तो लेकिन वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसका जो ऑपरेशन होता है वो काफ़ी साइलेंट होता है। ठीक है, और लो मेंटेनेंस जैसे कि मैंने आपको बताया। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सर्किट ब्रेकर के ऑपरेट होने से किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है। ओके गाइस, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट क्लियर करने का। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर दें।